दोस्तों नमस्कार। आज हम अपने इस भूगोल के अध्ययन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि हमारा भूगोल और साइंस का भी टॉपिक है। तो आज के युग में यदि आप विज्ञान के बारे में जानना चाहते हैं, या अपने संसार के बारे में जानना चाहते हैं, या कि फिर जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, या फिर प्रोटीन, विटामिन, खनिज, लवण, इनके बारे में जानना चाहते हैं, तो आपको एक शब्द के बारे में जानना पड़ेगा, जिसे कि जैव भू रसायन चक्र के नाम से जानते हैं। यानी कि इसे जैव भू रसायन चक्र यानी जैव भू रसायन चक्र, यानी कि कुछ रसायन ऐसे हैं कि जो जीव मंडल में जाते हैं और फिर वो भूमंडल में जाते हैं, फिर उसके बाद में फिर मिट्टी में मिल जाते हैं और वायुमंडल में भी जाते हैं। यानी कि हमारी पृथ्वी पर पाए जाने वाले 4 मंडल जो हैं, उनमें से नंबर 1 पर है हमारा भूमंडल, और नंबर 2 हमारा है जल मंडल, और नंबर 3 पर हमारा है वायु मंडल और वायुमंडल। और इस सब के बाद इन सबसे परे एक ऐसा मंडल है जो इन सभी मंडलों में पाया जाता है, जिसे कि जीव मंडल के नाम से जानते हैं। और इस जीव मंडल की वजह से ही हमारा ये पृथ्वी, यानी कि हमारी इस पृथ्वी, इस संसार में, यानी कि इस यूनिवर्स में एक अद्भुत ग्रह है, यानी कि जो एक जीवित ग्रह है, और उस जीवित ग्रह पर हमारे जीव मंडल पाया जाता है। और ये जीव मंडल हमारा वायुमंडल, स्थल मंडल और जल मंडल और भूमंडल सभी में पाया जाता है। तो दोस्तों, हमारे इस पृथ्वी के समांतर हमारे इस सौर मंडल में ही 8 ग्रह हैं, और उन 8 ग्रहों पर वायुमंडल और जल मंडल तथा भूमंडल, ये तीनों या 3 में से 2 हर ग्रह पर पाए जाते हैं। लेकिन हमारा ये जीव मंडल जो है वो केवल हमारी इस पृथ्वी पर ही पाया जाता है, और इस पृथ्वी पर ही जीवन है, जिसमें के सबसे सुपीरियर जीवन जो है वो हम मानवों का है, यानी कि मानव प्रजाति इसके सबसे टॉप पर आती है। जीव मंडल के सबसे टॉप पर मानव प्रजाति आती है। तो इसी क्रम में आज हम एक चक्र, यानी कि एक रसायन के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि रसायन चक्र है कार्बन का, यानी कि कार्बन चक्र के बारे में चर्चा करेंगे। कार्बन एक ऐसा पदार्थ है जो कि हमारे इस संसार में हर जगह पाया जाता है, यानी कि चाहे वो लकड़ी हो, चाहे तेल हो, चाहे कोयला हो, चाहे कि वायुमंडल हो, चाहे कि स्थल मंडल हो, चाहे कि जल मंडल हो, और चाहे कि जीव मंडल हो। यानी कि जीवन का आधार अगर कार्बन को ही माना जाए तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि हर इंसान के अंदर कार्बन होता है, हर जानवर के अंदर कार्बन होता है, हर वेजिटेबल में कार्बन है, और हर एक जो है वो ऑयली चीज है उसमें भी कार्बन है। यानी कि कार्बन एक ऐसा तत्व है जो कि सर्वत्र पाया जाता है, और इस कार्बन की खासियत ये है कि ये एक दूसरे से जुड़कर जो है एक लंबी चेन का निर्माण कर लेते हैं। इसलिए इनसे जो है हमारे संसार में जीवन जो है वो पनपा और जीवन पनप सका। तो ये कार्बन चक्र किस तरीके से चलते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, और कितना कार्बन उत्सर्जन हमारे इस पृथ्वी से होता है, और किस मंडल में कितना कार्बन जाता है, और किस मंडल से कितना कार्बन आता है, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो इन सब को जानने के लिए आप हमारे साथ अंत तक जुड़े रहें, और अंत तक जुड़ने के साथ ही साथ हम हमारे वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो दोस्तों, बात करते हैं कि हम जो हमारे पास ये चारों मंडल पाए जाते हैं, यानी कि इस तरह से हमारी एक पृथ्वी है, यानी ये पृथ्वी हमारी गोल है, और पृथ्वी का ये सरफेस इस तरह से है। तो इस सरफेस में कहीं कहीं पर जो है वो नीची जगहें हैं, और जो नीची जगहें हैं उन्हें हम सागर के नाम से जानते हैं। यानी कि ये सागर हैं जो कि नीची जगहें हैं, और इनमें जल भरा हुआ है। वहीं जो हमारा ये शुष्क स्थान है, इन पर जो है वो वृक्ष उगे हुए हैं और घास है, तथा इस पर जीव जंतु भी यहीं पाए जाते हैं। तो ये हमारा है स्थल मंडल, और ये हमारा जो है वो है जल मंडल। जल मंडल हमारी पृथ्वी पर ये 2 मंडल हो गए हैं, स्थल मंडल और जल मंडल। और इसके बाद हमारे जो पृथ्वी से ऊपर जो है वो आता है, यानी कि यहाँ पर एक वायु भरी हुई है, जिसे हम के वायुमंडल के नाम से जानते हैं। और ये वायुमंडल है विभिन्न गैसों का मिश्रण है, और ये गैसें हमारी जब पृथ्वी बनी थी वो तो इस पृथ्वी में से ही निकली हुई जो है गैसें हैं, और वो पृथ्वी के ऊपर टिकी हुई हैं। और उन गैसों में सूर्य की रोशनी, यानी कि सूर्य जो है वो हमारा
सूर्य जो है, इस सूर्य से तापमान हमारी पृथ्वी को प्राप्त होता है और इस तापमान से स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल में बहुत सी रासायनिक क्रियाएं होती हैं और इन रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप जो है वो रसायन तत्व जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे से तीसरे स्थान में जाते रहते हैं। तो यहाँ पर हम कार्बन की बात करते हैं तो हमारा कार्बन यहाँ पर जो एक जीव मंडल भी पाया जाता है और इस जीव मंडल में हमारा मनुष्य भी आता है। तो इसमें यानी कि छोटे छोटे जीव जगत और जो भी हमारे पादप और हमारे पेड़ पौधे घास फूस है वो सब जीव मंडल के अंतर्गत ही आते हैं और इसी में मानव सबसे ऊपर आता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कार्बन जो है वो किस तरीके से प्राप्त होता है। यानी हमारी पृथ्वी जब कभी बनी थी तो हम सब जानते हैं कि पृथ्वी आग का गोला थी और जब आग का गोला थी तो ये ठंडी हुई और जब ठंडी हुई तो इसमें से बहुत से ज्वालामुखी फूटे और ज्वालामुखी से लावा इसकी सतह पर फैला और लावा के साथ ही इसमें से जो गैस निकली उसमें कार्बन गैस दी थी। तो कार्बन गैस ऑक्सीजन से जब मिलती है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है और ये कार्बन डाइऑक्साइड बनकर ऊपर आकाश में चली जाती है। जब ये स्थल मंडल से गैस सीधे ज्वालामुखी के द्वारा वायुमंडल में जाकर जब मिल जाती है तो इस वायुमंडल में बहुत से ऐसे तत्व मौजूद हैं जो कि हमारे इस जीव मंडल के लिए उपयोगी है। यानी कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे इस जीव मंडल में वृक्षों के लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि वृक्ष की पत्तियां सूर्य की रोशनी में जो है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा जो इससे गैस निकलती है वो ऑक्सीजन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड ये ले लेते हैं अपने अंदर। और जब कार्बन डाइऑक्साइड पानी और सूर्य की किरणों से मिलकर इनके अंदर जब प्रतिक्रिया होती है तो इससे ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकल जाती है। यानी कि जल में जो ऑक्सीजन का कण होता है वो ऑक्सीजन बनकर हमारे इस वायुमंडल में मिल जाता है और उस ऑक्सीजन के बाद जो के जल में हाइड्रोजन रहता है और कार्बोहाइड्रेट कार्बन रहता है तो उससे हमारा यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट बनता है और कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज बनता है। तो इस तरह से ऑक्सीजन और ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण पत्तियों द्वारा किया जाता है, यानी कि पेड़ पौधों द्वारा किया जाता है। और इसी पेड़ पौधों के द्वारा इसका जब निर्माण कर लिया जाता है तो ये कार्बन से जो हमारी वृक्षों की मोटाई बढ़ती है, वृक्षों की ऊंचाई बढ़ती है। तो यही वृक्ष जब मिल जाते हैं यानी कि कभी सतह पर ये गिर जाएं और गिर करके ये जब मिट्टी में दब जाएं तो मिट्टी में दब कर ये मिट्टी के और नीचे धंसते चले जाएं तो मिट्टी के अंदर दाब से और प्रेशर से इनका जो है वो कोयला बन जाता है। तो जब इनका कोयला बन जाता है और इन्हीं से जो है मिट्टी का तेल यानी कि क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस भी इन्हीं से निर्माण होती है। तो उस नेचुरल गैस में, क्रूड ऑयल में, कोयले में ये जो है वो कार्बन पाई जाती है, यानी कि ये कार्बन पाई जाती है। तो इस तरीके से ये चक्र चलता है, यानी कि स्थल से वायुमंडल में और वायुमंडल से फिर वृक्षों में और वृक्षों के गिरने से फिर स्थल में ये कार्बन जो है वो मिलती रहती है। तो इसकी हम बात करेंगे ये कितनी मिलती रहती है इसकी भी बात करेंगे, लेकिन हम दूसरा चक्र भी देख लेते हैं कि ये जो है पेड़ पौधे सारे के सारे जमीन के अंदर नहीं धस जाते हैं, क्योंकि ये पेड़ पौधे जब बाहर होते हैं तो इन पर आश्रित और जीव भी होते हैं, जैसे कि हिरन है, बकरी है, ऐसे जीव जो कि सीधे इन पेड़ पौधों को खा जाते हैं। तो जब ये पेड़ पौधों को ये जीव खा लेते हैं तो ये जो कार्बन कण है वो इन पेड़ जीवों के अंदर चले जाते हैं और यही जीव जैसे कि हमारे ये बकरी है और हिरन है, इन्हें जब शेर खा जाता है तो ये बकरी से वो शेर में कार्बन के कण जो है वो ट्रांसफर हो जाते हैं और शेर जब मर जाता है और मरकर वो मिट्टी में मिल जाता है तो फिर ये कार्बन जो है वो स्थल मंडल में चले जाते हैं, यानी कि जब इसका डिकम्पोज होता है तो डिकम्पोज होने पर ये फिर हमारे स्थल मंडल में मिल जाते हैं। वहीं इसके ऊपर हमारा मानव भी आता है। तो मानव क्या करता है कि सीधे सीधे पेड़ के फल भी खाता है और घास फूस यानी कि साग सब्जी और पत्तियां भी मनुष्य खा लेता है और उसके साथ ही बकरी है और मुर्गी और बहुत से ऐसे जीव हमारे इस संसार में पाए जाते हैं कि जिन्हें के मनुष्य जो है वो इस कार्बन की सहायता से इनकी वृक्षों की लकड़ियों की सहायता से उसे जलाता है और उससे पकाता है और पका के वो खा लेता है और कार्बन को ये एब्जॉर्ब करने योग्य बनाकर खाता है और एब्जॉर्ब करके मनुष्य फिर मोटा हो जाता है। लेकिन मनुष्य कब तक जिंदा रहेगा? प्रकृति का नियम है कि हर कोई अंततः मिट्टी में ही मिल जाता है। तो मनुष्य जब मर जाता है तो वो भी डिकम्पोज होकर मिट्टी में ही मिल जाता है। तो इस तरह से कार्बन अपने स्थान से जो है वो नीचे आता रहता है। वहीं अब ये जो है पेड़ पौधे और इन जानवरों पर आश्रित और हमारे इस
पेड़ पौधों से मिलने वाले तेल है और मिट्टी और कोयला, ये मिट्टी का तेल और कोयला, इनसे आश्रित कई उद्योग धंधे भी लगाए जाते हैं। यानी कि स्थल मंडल पर हमारे कई उद्योग धंधे लगाए जाते हैं और उन उद्योग धंधों में ये कोयला और ये फॉसिल फ्यूल जो है वो जलाया जाता है, जिससे कि कार्बन निकल कर सीधे जो वो वातावरण में मिल जाता है, यानी कि वायुमंडल में मिल जाता है। और वायुमंडल में वही कार्बन जो है वो अगर हाइड्रोजन के साथ में प्रतिक्रिया करता है तो जो है वो अम्ल वर्षा होती है और अम्ल वर्षा होकर फिर वही यहाँ पर पृथ्वी पर आ जाता है और पृथ्वी पर आकर वो कुछ सागर में पानी के साथ भी कार्बन चला जाता है और वो कार्बन की अगर धीरे धीरे परतें जो है वो सागर में चली जाती हैं। लेकिन इस धुएं में जो कार्बन पाया जाता है उस कार्बन जो है वो ऑक्सीजन से मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और उस कार्बन डाइऑक्साइड से ही हमारे इस वातावरण में गर्मी बनती है, यानी कि वायुमंडल गर्म कार्बन की वजह से ही होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि के वजह से ही इस समय हमारी पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग जैसी पोजीशन का उत्पन्न होती है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। यानी कि कार्बन हम हद से ज्यादा उत्सर्जित कर देते हैं फॉसिल फ्यूल को जलाकर और ईंधन को जलाकर हम हद से ज्यादा कार्बन उत्सर्जित कर देते हैं, जिससे कि हमारे इस वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि हो जाती है और उससे हमारा ये वायुमंडल जो है इसका जो तापमान है वो बढ़ जाता है। लेकिन ये तापमान बढ़ता है, इसका एक फायदा ये भी है कि हमारे इन वृक्षों के लिए जो है वो पर्याप्त पोषक तत्व मिल जाते हैं, यानी कि खूब मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है और वृक्षों को सांस लेने में आराम हो जाती है। जब वृक्षों को सांस लेने में आराम होती है तो वृक्ष जल्दी पनपते हैं और जब जल्दी पनपते हैं तो उनकी लकड़ी और फल ये ज्यादा उत्पादन करते हैं। लेकिन मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए इन वृक्षों को काट देता है, पनपने ही नहीं देता है। तो ये जब काटता है तो इससे भी क्षति होती है और कार्बन डाइऑक्साइड ये जो ऑब्जर्व कर रहे थे वो ना ऑब्जर्व करते हैं तो हमारे इस वायुमंडल में और कार्बन बढ़ती है। जब और कार्बन बढ़ेगी तो और तापमान बढ़ेगा तो हमारे इस ग्रह पर जो है वो गर्मी अधिक होगी, तो ये फिर ग्रह जो है वो मनुष्य के रहने लायक नहीं रहेगा, क्योंकि जीवों को रहने के लिए एक निश्चित तापमान ही सामान्य 15 डिग्री होता है। ये बढ़ जाएगा, अगर 15-20 डिग्री हो गया तो फिर रहने लायक पृथ्वी नहीं बचेगी। तो पृथ्वी फिर जब ज्यादा गर्म होगी तो वायु का जो हमारा जल चक्र है वो प्रभावित होगा, क्योंकि वाष्पीकरण बहुत अधिक होगा। तो उससे जल चक्र जब प्रभावित होगा तो पृथ्वी पर बहुत सी आपदाएं भी आएंगी, यानी कि या तो एकदम वर्षा होगी या फिर एकदम सूखा पड़ जाएगा। तो इस तरीके की पोजीशन भी पैदा होंगी यदि हमारा ये कार्बन चक्र डिस्टर्ब होता है। तो ये कार्बन चक्र हमारा इस तरह से हमने बता दिया है। और दूसरा, ये हमारा सागर में भी चलता है, क्योंकि सागर में भी जीव जंतु हैं वो भी कार्बन लेते हैं और उसके बाद में यहाँ सागर में जल भी है। तो जल में और बहुत से वृक्ष भी पाए जाते हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को निकालते हैं, और वही ऑक्सीजन हमारे इस सागर के जल में मिल जाती है। और जल में ऑक्सीजन मिली होती है तो मछलियां, अन्य जीव जंतु जो जलीय जीव हैं वो उस ऑक्सीजन का प्रयोग करके अपनी जो है वो श्वसन क्रिया करते हैं और जीवित रहते हैं। तो इस तरह से ये जो है एक चक्र चलता है। वहीं यदि कार्बन का जो हमारी पृथ्वी पर कार्बन गिरता है या वायुमंडल से कार्बन जो वर्षा द्वारा नीचे जमीन पर आ जाता है तो वो कार्बन अगर सागर में चला जाएगा तो सागर की तली में वो इकट्ठा हो जाएगा, और सागर की तली में जब कार्बन इकट्ठा होगा तो उस कार्बन की चट्टानें बनना शुरू हो जाएंगी, कार्बन कृत चट्टानें होंगी जो कि कार्बन जलने योग्य है। तो ये रेडियो एक्टिव चट्टानें बन जाएंगी, और जब ये रेडियो एक्टिव चट्टानें धंसती हुई नीचे जाएंगी, यानी कि ये जब ये कार्बन युक्त चट्टानें जो है वो पानी के अंदर सागर की तली में बैठेंगी और ये नीचे बैठ जाएंगी, और प्लेट विवर्तनी होती है तो प्लेट के बीच में दरार भी होती है। यदि उस दरार से ये कार्बन युक्त चट्टानें नीचे बैठ रही हैं या कि सागर तल में एक धसाव भी होता है, जो कि कुछ ऐसे तल है जहां पर ये जब जमा होता रहता है तो वो नीचे धसता रहता है। तो इसे जियो सिंक्लाइन चैप्टर में हम पहले ही अध्ययन कर चुके हैं कि ये जियो सिंक्लाइन होता है, जो कि सागर की ऐसी जमीन होती है जो नीचे के लिए बराबर धसती रहती है। तो इस दो तरीके से यदि ये चट्टानें सागर के नीचे पहुंच जाती हैं, यानी कि हमारे इस पृथ्वी के जो निचली परत है वहां पर पहुंच जाती है जहां पर लावा और गर्म तापमान रहता है, तो उस गर्म तापमान की वजह से ये जो कार्बन युक्त चट्टानें हैं ये कार्बन गर्मी झेल नहीं पाता है और ये जलना शुरू हो जाता है। जब ये जलेगा तो यहाँ पर और प्रेशर बढ़ा देगा, जब ये प्रेशर बढ़ाएगा तो इन जो चट्टानें पृथ्वी के ऊपर जो प्लेट है वो प्लेट में जो है वो डिस्टर्बेंस पैदा होगी, यानी कि ये कार्बन की जब गैस में या इसके आयतन में वृद्धि होगी तो ये जो है उसमें धक्का देगा, यानी कि प्लेट पर जो है धक्का देगा, और प्लेट पर धक्का देकर फिर ज्वालामुखी फूटने की ये प्रक्रिया हो जाएगी। और जब ज्वालामुखी फूटेगा तो फिर ये कार्बन ऊपर आकाश में
पहुंच जाएगी। तो इस तरीके से ये 3-4 प्रकार के चक्र जो हैं वो चलते ही रहते हैं, वायुमंडल से वृक्षों में, और वृक्षों से जीवों में, जीवों से मनुष्य में, और मनुष्य से फिर स्थलमंडल में, और स्थलमंडल से यानी कि ये फिर ऊपर निकलकर वायुमंडल में। तो इस तरीके से ये चक्र हमारा चलता रहता है। और इसी चक्र में जो ये कार्बनिक पदार्थ का जो बदलाव होता है तो इसे कार्बन चक्र के नाम से जानते हैं। अब हम यहाँ पर ये भी देख लेते हैं कि हमारे इन तीनों मंडलों में कितनी कितनी कार्बन उत्सर्जित होती है और ये किस तरीके से होती है। यानी कि हमारे इसे हम मान लेते हैं सागर यानी कि जलमंडल, जलमंडल, और दूसरा स्थल मंडल, और तीसरा हम एक और मान लेते हैं कि हमारे पास ये जो है मनुष्य के द्वारा जो कारखाने लगाए जाते हैं, मनुष्य के द्वारा जो कारखाने लगाए जाते हैं उनसे भी कार्बन का उत्सर्जन होता है। तो इस कार्बन का उत्सर्जन एक हम मानते हैं कि ये बिलियन टन में हम इसी की जो है वो इकाई को मानते हैं। अब हम अगर देखें तो एक अनुमान के आधार पर के हमारे इस पोजीशन से यानी कि इस फॉसिल फ्यूल से और इंडस्ट्रियों से और मोटर कारों से जो हमारा उत्सर्जन होता है वो है 23 टन। यानी कि 23 टन हम आकाश में छोड़ देते हैं कार्बन को प्रतिवर्ष का। ये हमारा आंकड़ा लिया गया है, 23 टन प्रतिवर्ष हम वायुमंडल में कार्बन को छोड़ देते हैं। वहीं हमारा स्थलमंडल है तो ये स्थलमंडल हमारा कार्बन जो है वो एब्जॉर्ब भी कर लेता है। यानी कि हमारे इस स्थलमंडल में कार्बन जो कार्बन है वो ऊपर से आकर और हमारे इस स्थलमंडल पर स्थलमंडल द्वारा यानी कि वृक्षों द्वारा कार्बन का एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो ये जो कार्बन एब्जॉर्ब की जाती है वो कार्बन होती है 450 टन। यानी कि ये 450 बिलियन टन होती है जो कि इसके द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है। वहीं इस स्थलमंडल द्वारा कार्बन आकाश में भी छोड़ी जाती है। यानी कि ये जब स्थलमंडल पर कार्बन डाइऑक्साइड मनुष्य द्वारा सांस के द्वारा जब ऊपर छोड़ी जाती है और वृक्षों द्वारा भी और जीव जंतुओं द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड जब ऊपर छोड़ी जाती है तो इससे कार्बन जो है वो ऊपर जाती है। ये है हमारी 444 बिलियन टन। अब हमारा ये सागर तल रह गया है। तो ये सागर हमारा ये सागर भी कार्य करता है और सागर से हमको ये 338 टन ये जो है वो पृथ्वी पर सागर जो है वो प्रतिवर्ष एब्जॉर्ब करता है और ये जो छोड़ता है प्रतिवर्ष हमारे सागर जो है वो प्रतिवर्ष छोड़ता भी है और प्रतिवर्ष सागर वायुमंडल में जो भेज देता है वो 332 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड का सागर से आकाश की तरफ उत्सर्जन होता है। वहीं सागर से एब्जॉर्बेशन जो है वो 338 मिलियन टन का होता है और 450 मिलियन टन जो है स्थल से इसका जो है वो एब्जॉर्बेशन होता है और 450 मिलियन टन जो है ये आकाश में ऊपर उड़ा देता है। तो इस तरीके से हमारे इस वायुमंडल और स्थलमंडल दोनों से यदि हमें देखा जाए तो 700 आकाश में जो उड़ाते हैं वो हम 788 बिलियन टन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का हम जो है वो एब्जॉर्बेशन कर लेते हैं और हम इसे कार्बन डाइऑक्साइड जो हम ऊपर उड़ाते हैं वो हमारी होती है 700 ऊपर जो हमारी उड़ाते हैं वो होती है 776
776 बिलियन टन, यानी कि 776 बिलियन टन हमारी स्थल मंडल और जल मंडल के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका जो है वो उत्सर्जन किया जाता है, जबकि ऑब्जर्वेशन जो है वो 788 बिलियन टन का कर लिया जाता है। यानी कि 788 बिलियन टन जो है वो हमारे सागर और स्थल मंडल कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से ले लेते हैं, और 776 मिलियन टन जो है वो हमारे ये सागर और हमारे जो स्थल मंडल और जल मंडल है ये हमें हमारे कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से एब्जॉर्ब कर लेता है। यानी कि लगभग 12 मिलियन टन जो है वो अधिक ये कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्बेशन हमारा स्थल मंडल और जल मंडल मिलकर कर लेता है। ये जो है वो लगभग है 12 मिलियन टन, और 12 मिलियन टन ये एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन मनुष्य के द्वारा जो वायुमंडल है और यातायात के साधन है उनके द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किया जाता है वो है हमारा 23 मिलियन टन, और ये 23 मिलियन टन का जो एब्जॉर्बेशन किया जाता है, यानी कि जो ये आकाश में छोड़ा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वही जो शेष हमारा लगभग रह जाता है 11 मिलियन टन ऐसा कार्बन है कि जो वायुमंडल में अधिक पहुंच जाता है। इसका एब्जॉर्बेशन करने के लिए प्रकृति के पास कोई भी साधन नहीं है। तो ये 12 मिलियन टन प्रति वर्ष वह कार्बन डाइऑक्साइड हमारे इस वायुमंडल में मिल रही है। तो इसका असर ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर हमारे वायुमंडल में बढ़ रहा है, जिसका जो ग्रीन हाउस प्रभाव हमारी पृथ्वी पर पड़ता है, जिससे कि हमारी पृथ्वी का तापमान जो है वो बढ़ रहा है। तो ये तापमान बढ़ते बढ़ते अगर बहुत अधिक बढ़ेगा तो मनुष्य के रहने के लिए ये पृथ्वी नहीं रहेगी। तो इसलिए ये कहा जाता है कि इस कार्बन उत्सर्जन को कम किया जाए, तो इसे कार्बन डे के नाम से भी मनाया जाता है। और विश्व के कई देश जो है वो बड़े बड़े देश मिलकर इसे कम करना चाहते हैं, लेकिन हमारे इस संसार में एक ऐसा अभी माहौल है कि हमारे केवल 10% लोग ही हमारी इस संसार में लगभग जो है वो इसका जो है लगभग हमारा, यानी कि ऐसे आप देख ले सकते हैं कि लगभग ये 65 से 70% तक का 65% कार्बन का उत्सर्जन जो है वो केवल 10% करते हैं। यानी कि यदि देखा जाए तो कि 20% लोग 80% कार्बन का उत्सर्जन करते हैं, बाकी 80% लोग केवल 20% कार्बन का ही उत्सर्जन करते हैं। यानी कि इस कार्बन के उत्सर्जन में जो भी विकसित देश हैं, यानी कि जो भी बड़े आदमी हैं जो चैन की जिंदगी जीते हैं, वही सबसे अधिक कार्बन का उत्सर्जन करते हैं, और कार्बन का उत्सर्जन करके वो हमारी पृथ्वी पर चैन से, खुद तो चैन से जीते हैं लेकिन अन्य लोगों को चैन से जीने नहीं देंगे। यानी कि ऐसी पोजीशन उत्पन्न कर देते हैं, क्योंकि इस कार्बन के बढ़ने से ही हमारे वायुमंडल में यदि कार्बन डाइऑक्साइड अधिक होगी तो हाइड्रोजन के साथ वो अभिक्रिया करके और जो अम्ल वर्षा होती है यानी कि तेजाब वर्षा करेगी, और यदि वो तेजाब वर्षा होगी तो फसलें बर्बाद हो जाएंगी, वृक्ष बर्बाद हो जाएंगे। जब ये वृक्ष और फसलें बर्बाद होंगी तो फिर इस कार्बन डाइऑक्साइड का कौन एब्जॉर्बेशन करेगा, कौन कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और ऑक्सीजन को हमारे इस वायुमंडल में बढ़ाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हमारी इस पृथ्वी पर बहुत से खतरे हैं, उन खतरों से मनुष्य को ही लड़ना होगा, यानी कि मनुष्य को ही बचाना होगा। मनुष्य को ऐसे साधनों का इस्तेमाल करना होगा जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड का कम से कम हमारे इस वायुमंडल में उत्सर्जन हो। और इस वायुमंडल के उत्सर्जन को रोकने के लिए मनुष्य बातें तो बहुत करता है, लेकिन जो बातें करते हैं वो केवल बातें कर ही करते हैं, और अपने स्वयं के द्वारा वो इस तरह से साधन करते हैं कि बात ही केवल करेंगे लेकिन स्वयं बहुत ही अधिक उत्सर्जन करेंगे। जब ये कार्बन के उत्सर्जन के समय में विश्व के सम्मेलन किए जाते हैं, और उन सम्मेलनों में जो बड़े बड़े लोग आते हैं वो हेलीकॉप्टर से आते हैं और ऐसे वाहनों का प्रयोग करते हैं जो बहुत अधिक ईंधन का इस्तेमाल करता है, और उनके रहने में खाने में इतना अधिक व्यस्त होता है कि वो बहुत अधिक कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करके और वो ये मनाते हैं कि हम कार्बन डाइऑक्साइड से किस तरह से लड़ेंगे। यानी कि ऐसी प्लान बनाने के लिए भी वो कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत अधिक उत्सर्जन करते हैं, और उसके बाद में वो जाके सब किताबों में बात हो जाती है और कोई ठोस काम नहीं किया जाता है। जबकि ठोस काम हमारे देश की जो गरीब जनता है वो ही करती है, और वही जो है वो साइकिलों का इस्तेमाल करती है, पैदल चलती है। जबकि हमारे जैसे ही किसी के पास थोड़ी आर्थिक उन्नति होती है तो वो प्रकृति को जो है वो आंखें दिखाने लगता है और प्रकृति का नुकसान करने लगता है। तो दोस्तों इसके बारे में आप लोगों का क्या विचार है, और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसे आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। मिलते हैं हम अगले एक नए टॉपिक और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए
दोस्तों शब बखैर, गुड बाय।